Hello, students. Welcome to your history class. Students, as we are discussing about chapter 4, that is the Mughal Empire. So, students, we have reached now on the Mughal Empire in the 17th century and after. Okay, we have discussed the whole chapter and this is the last lecture of this chapter. तो आज हम सम अप करेंगे मुग़ल एम्पायर 17th सेंचुरी में कैसा था और उसके बाद जो लेटर मुगल्स थे तो वो कैसे थे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने जो है इस चैप्टर में बहुत सारे फैक्ट्स पढ़े, बहुत सारे नाम पढ़े, बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ा, बहुत सारे मुग़ल एम्परर्स के बारे में पढ़ा. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इंटरप्रिटेशन निकालनी होगी, एक एनालिसिस ड्रॉ करना होगा. ठीक है, तो आगे क्या हुआ, मतलब 17th सेंचुरी के बाद जो मुग़ल एम्परर्स थे उनकी लाइफ कैसी थी या मुग़ल एम्पायर जो है वो कैसा हो गया. ठीक है, तो अब हम ये पढ़ेंगे, यानी कि जैसे कि औरंगज़ेब के टाइम पे 17th सेंचुरी में जब औरंगज़ेब का जो रूल था कैसा रहा. ठीक है, तो क्या हुआ. ठीक है, तो ये सब हम जो है अब पढ़ने वाले हैं. ठीक है, so the administrative and the military efficiency of Mughal Empire led to great economic and commercial prosperity. तो अब ये तो आपको मानना पड़ेगा कि जो मुग़ल एम्पायर था वहाँ पर वेल्थ बहुत ज़्यादा थी. ठीक है, मिलिट्री भी बहुत अच्छी एफिशिएंट थी. ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से चलती थी, इसीलिए वहाँ पे प्रोस्पेरिटी थी हर चीज़ की. ठीक है, पैसा था उनके पास अथॉरिटीज़ थी हर चीज़ की, मिलिट्री एफिशिएंसी थी, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं थी. और मुग़ल एम्पायर 17th सेंचुरी से पहले जो है बहुत ही अच्छा चल रहा था. जैसे कि आपको पढ़ाया गया, अकबर के बारे में बताया गया, उसके जो वहाँ आइडियाज़ के बारे में पढ़ाया गया. ठीक है, तो इस चीज़ से आपने सम अप किया. ठीक है, तो लेकिन अब देखो रियलिटी भी होती है. एक चीज़ होती है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक कॉइन्स की टू साइड्स होती हैं. ठीक है, तो अब जहाँ पर बहुत सारा पैसा, जहाँ पर बहुत सारी एफिशिएंसी जो है देखने को मिल रही थी, वहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स डिस्क्राइब इट एज अ फेबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ. ठीक है, तो इंटरनेशनल जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने डिस्क्राइब किया इसको कि ये एक फेबल लैंड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है भरपूर पैसा है मुग़ल एम्पायर में. ठीक है, उस टाइम तो हम मुग़ल एम्पायर ही बोलेंगे. अब आप बोलोगे कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स कहाँ से आए. इंटरनेशनल ट्रैवलर्स मतलब उन दिनों जो है फ़्लाइट्स तो चलती नहीं थी, इंटरनेशनल ट्रैवलर कहाँ से आ गए, तो वो सी रूट से आए. ठीक है, सी रूट से भी आ सकते थे, और आपको बताया मैंने कि बहुत सारे जो हैं वो हमारे इस यहाँ से आते थे, हमारे जो हैं ईरान इराक की साइड से. ठीक है, बट दीज विजिटर्स वर ऑल्सो appalled at the state of poverty that existed side by side with the greatest opulence. So students, अब इंटरनेशनल जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने देखा कि यहाँ पर जब उन्होंने विजिट किया तो ये भी देखा कि ये लैंड ऑफ वेल्थ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा है, लोगों के पास बहुत ही प्रोस्पेरस लाइफ है, खुशहाल जिंदगियाँ लोग जी रहे हैं. लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि वहाँ पर गरीबी भी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, जैसे कि आज के ज़माने में आप देखते हो कि बहुत सारे शहरों में जो है बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं लोगों की, इतने बड़े बड़े मकान लोगों ने बना दिए हैं, फैक्ट्रीज़ बना दी हैं, डेवलप्ड कर रहा है इंडिया. लेकिन दूसरी साइड पे आप देखते हो कि वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खाने को भी नहीं मिलता है, जो लोग आज भी खाने के लिए एक टाइम का खाना भी उनको नसीब नहीं मिलता है. ठीक है, तो बहुत मतलब वही मैंने आपको बताया कि हर एक कॉइन के जो हैं वो दो साइड है. एक साइड तो मुग़ल एम्पायर बहुत ही प्रॉस्पेरस था, बहुत ज़्यादा पैसा था, लेकिन वहाँ पर जो लोग थे वहाँ उनके पास जो है वो बहुत ही कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा क्या थे, गरीब थे. ठीक है, तो वो स्टेट ऑफ पॉवर्टी भी जो है विजिटर्स ने देखी. ठीक है, तो अब उन्होंने जो है ये अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पर साथ ही साथ पैसा भी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आज भी जो है बहुत ही ज़्यादा कमियों का सामना कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं. तो इसका मतलब ये है कि इनइक्वालिटीज़ थी. ठीक है, तो कैसी इनको इनइक्वालिटीज़ थी, जो अमीर था वो बहुत ज़्यादा अमीर था और जो गरीब था वो बहुत ज़्यादा गरीब था. ठीक है, तो इस तरह की जो है इनइक्वालिटीज़ देखने को
मिली, ठीक है। तो इन यहाँ पे साइड बाय साइड जो है ग्रेटेस्ट एपुलेंस देखने को मिली। एपुलेंस मीन्स समृद्धि, ठीक है, बहुत सारी। और इनइक्वालिटीज जो थी तब भी क्या कर रही थी, ग्लेयर कर रही थी, मतलब घूर घूर के देख रही थी कि इनइक्वालिटीज भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक्सप्लेन करेंगे कैसे आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो एक डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन दिनों के हिस्टोरियंस के डॉक्यूमेंट्स जो हमें बताते हैं शाहजहां की रेन में, जब ये डॉक्यूमेंट से हमें ये सब पता चलता है तो क्या पता चलता है कि शाहजहां के टाइम पे जो हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार थे वो सिर्फ 445 थे। टोटल मनसबदार जो थे वो थे 8000, लेकिन उनमें से सिर्फ 445 जो थे, नंबर ऑफ मनसबदार जो 445 थे, उनकी जो है वो रैंक बहुत ज़्यादा थी। रैंक ज़्यादा होने का मतलब यही था कि जिसकी रैंक ज़्यादा थी, जिसका जो है उतने ही ज़्यादा सैलरी वो लेते थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 445 जो हैं उनकी रैंक ज़्यादा थी, इसलिए उनका सैलरी भी ज़्यादा थी। तो इसका मतलब ये है कि 8000 तो इतने ज़्यादा लोग हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 445 को जो है 60% जो है वो उन्हीं को चले जाता है। तो बाकी के बेचारे बचे हुए उनको तो क्या ही मिलेगा, उनको तो सिर्फ वो तो इनइक्वालिटी हो गई ना कि 8000 में से 445 को अच्छी सैलरी दे रहे हो, मतलब 100 में से 60% तो उन्हीं को जा रहा है, 445 को। तो बाकी के जो 8000 जो पीछे बचे उनमें से, तो उनके पास तो क्या जाएगा, उनके पास तो कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से ही पता चलता है कि इनइक्वालिटीज कितनी ज़्यादा थी, ठीक है। तो यह द स्मॉल नंबर, अ मेयर 5.6% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मनसबदार्स रिसीव्ड ओनली 60%, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ 445 जो लोग थे वही जो है वो क्या कर रहे थे, 61% जो है हिस्सा रेवेन्यू का वही खा रहे थे। तो बाकी के जो हैं वो तो गरीब ही रह जाएंगे ना। इसका मतलब यही है कि जो कम हैं वो ज़्यादा अमीर हो गए, अमीर के अमीर रहे, लेकिन गरीब है वो बेचारा और दबाया गया, ठीक है। तो इस चीज़ से ये पता चलता है, ये एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि वहाँ जो सैलरीज थी वो क्या करते थे, वो अपने आप पर खर्च करते थे, ठीक है। और अपने ही जितना भी जो उन्होंने पैसा कमाना है वो अपनी ही ज़रूरतों के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, जो मनसबदार थे, ठीक है। तो 5.6% मनसबदार जो थे वो 60% सैलरी खा जाते थे। तो बाकी के जो बचे आप लगा लीजिए 94% जो मनसबदार थे, तो उनको क्या मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। तो इसका मतलब यहाँ पे ही इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है, अब बात कर रहे थे हम शाहजहां की, अब आगे जो है अकबर की बात कर रहे थे, ठीक है, शाहजहां की, अकबर की। उसके बाद की के टाइम पीरियड की बात करें, द मुगल एम्परर्स एंड देयर मनसबदार स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स। तो बहुत सारे मुगल एम्परर्स जो थे और उनके मनसबदार जो बहुत ही ज़्यादा अमीर थे, तो वो अपने पैसे, अपनी इनकम जो है, अपनी सैलरीज जो है वो गुड्स पे लगाते थे, मतलब बहुत सारा सामान जो है उन्होंने खरीदना है, ठीक है। तो उससे क्या होता था, इसका ड्यूअल इम्पैक्ट बढ़ता था। ड्यूअल मतलब दो इम्पैक्ट थे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या आता था कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है गरीब वैसे के वैसे रह जाते थे, ठीक है, और कुछ लोग जो हैं वो फ़ायदा भी उठाते थे, ठीक है। अब जैसे कि आप बात कीजिए कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हॉस्पिटल बनाएंगे, ठीक है। तो हॉस्पिटल बनाएंगे तो वहाँ पर जब आप ये बात करेंगे कि हॉस्पिटल बनाना है, तो वहाँ पे अगर गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, ठीक है, तो उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होगा। वहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंस्ट्रक्शन में काम मिलेगा। फिर जब वह कंस्ट्रक्ट हो जाएगी बिल्डिंग, तो वहाँ पे बहुत सारे नर्सिस को काम मिलेगा, बहुत सारे डॉक्टर्स को काम मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से लोगों का क्या है, फ़ायदा है। तो वहीं वैसी ही एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि आर्टिजन्स और पीजेंट्स जो थे, जो गुड्स वगैरह निकालते थे, वो प्रोड्यूस जो है उसका एम्परर को देते थे और मनसबदार्स को देते थे, उनको तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो भी किया वो एम्परर को पहुंचाया, तो इसका मतलब उसको बेनिफिट मिला। लेकिन बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटल फॉर इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जाता था, इन्वेस्टमेंट की जाती थी, तो वो क्या होती थी, वो पीजेंट्स और आर्टिजन के जेब से ही वो
जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों इम्पैक्ट जो हैं पड़े, लेकिन वो सारे किस पे पड़ रहे हैं, आर्टिजन्स और पीजेंट्स में। एक तो उनको फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वो भी तो उन्हीं के हाथों से लेके जा रहे हैं ना वो। ठीक है, तो ऐसे होता था कि द पोरेस्ट अमॉन्ग देम लिव्ड इन हार्डशिप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुग़ल एम्पायर में जब ट्रैवलर्स ने देखा कि बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि पॉवर्टी भी है। उस टाइम पर जब ताजमहल बन रहा था, तो उस टाइम पे देखो संगमरमर का ताजमहल बन रहा था, कितना महंगा जो है, कितनी ज़्यादा खर्चा जो है उस पर आया होगा। लेकिन उन्हीं दिनों नॉर्थ इंडिया में फेमाइन आया था, लोग भूखे मर गए थे। इसका मतलब ये है कि एक तरफ इतनी ज़्यादा गरीबी और एक तरफ इतनी ज़्यादा अमीरी कि वहाँ पर महल बनाया जा रहा है, लेकिन जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह से गरीब जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रहा था, और जो वेल्दियर था, वेल्दियर पीजेंट्री एंड आर्टिजनल ग्रुप्स, जो अमीर थे जिनको रेवेन्यू भी अच्छे से मिल रहा था क्योंकि वो तो राजा की खुशामद करते थे। ठीक है, द मर्चेंट्स एंड द बैंकर्स प्रॉफिटेड इन दिस इकोनॉमिक वर्ल्ड, और उनको प्रॉफिट भी मिला। ठीक है, उनको प्रॉफिट भी मिल रहा है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं वो बेचारे हार्डशिप की लाइफ जो है वो जी रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जो है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए ताजमहल की। ताजमहल जब बना रहे थे, जो नक्काशी कर रहा होगा आर्टिजन्स, तो उसको तो सैलरी मिलेगी, उसको तो पैसा मिलेगा, वो तो बेनिफिटेड हो गया। ठीक है, लेकिन उसी साइड जो दूसरा आर्टिजन है बेचारा, तो जो पहला आर्टिजन जो वहाँ पे काम कर रहा है वो सैलरी ले रहा है, लेकिन दूसरा आर्टिजन जिसको कोई भी काम नहीं, लेकिन फिर भी उससे क्या ले रहे हैं, रेवेन्यू तो कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो बेनिफिट हो रहे हैं। जो राजा के मतलब कहते हैं कि एक राजा के जो है खुशामद कर रहे हैं, राजा को जो है खुश कर रहे हैं, तो वो बेनिफिट ले रहे हैं, और जो दूसरे बेचारे हैं वो नुकसान में रह रहे हैं। तो वेल्दी जो है वो और वेल्दी होता गया, और जो गरीब है वो और गरीब होता गया। ठीक है, उसके बाद जो है द मुगल एलाइट बिकेम एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप। तो मुगल एलाइट मीन्स जो वही मैंने आपको बताया, जो आर्टिजन्स थे, जो पीजेंट्स थे, जो मुगलों के अंडर आते थे, या फिर अब मुगल एम्परर हैं, उनके आगे क्या है, मनसबदार्स हैं, जागीरदार्स हैं, या नोबल्स हैं, जो उन्होंने क्या किए हैं, अपॉइंट किए हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया कि उनके पास बहुत पैसा था, उनके पास मिलिट्री एफिशिएंसी भी थी। ठीक है, उनको सैलरी भी अच्छे से मिलती थी, उनके पास जो है रेवेन्यू अच्छे से आता था, तो वो क्या थे, बहुत ज़्यादा अमीर थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे एज द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्परर स्लोली डिक्लाइंड, हिज सर्वेंट्स इमर्ज्ड एज पावरफुल सेंटर्स ऑफ पावर इन द रीजन। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब राजा जो है वो पावर में था, तो बाकी के जो उसके सर्वेंट्स थे वो उससे कम पावरफुल थे, तो वो तब तक जो है बैलेंस बना के चल रहा था सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने ये देखा कि राजा जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है, राजा जो है वो एम्पायर को संभाल नहीं सक रहा अच्छे से, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं कर रहा है, तो तब क्या हुआ, तब जो है उन्होंने इंडिपेंडेंट असर्ट कर ली। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था मुल्क असफ जा के बारे में, या सादत खान के बारे में। ठीक है, जो अवध का जिसको रूल दिया गया कि आपने इसको संभालना है, लेकिन धीरे धीरे जब उसको पता चला कि मतलब कि अब बहादुर शाह जफ़र का टाइम आया। ठीक है, तो बहादुर शाह जफ़र के टाइम पे जो है वो अच्छे से संभाल नहीं रहा था एम्पायर, तो धीरे धीरे अवध जो है वो सादत खान ने क्या किया, वो खुद ही वहाँ पे इंडिपेंडेंट असर्ट कर ली। तो अब वो उन्होंने कहा कि अब जो राजा इतना कमज़ोर है, तो हम क्यों उसके जो है नीचे काम करें, हम तो उसके बराबर रहेंगे, हम उसके अंडर काम तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे जो थे नोबल से, बहुत सारे जो थे मुगल एलाइट थे, वो उन्होंने खुद में ही जो है वो इंडिपेंडेंट असर्ट कर ली थी। ठीक है, they constituted new dynasties and held command of provinces like Hyderabad and अवध। जो मैंने आपको बताया कि मुल्क असफ जा जो था, ठीक है, हैदराबाद का उसने जो है क्या कर लिया था, वो खुद ही इंडिपेंडेंट असर्ट कर ली थी, और अवध के जो सादत खान थे उसने भी अपना एम्पायर खुद बना लिया। उसने कहा कि अब हम मुग़ल एम्पायर के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, अब हमारी अपनी डायनेस्टी है, अब अवध जो है, अवध का मैं ही राजा हूँ। ठीक है, या हैदराबाद का मैं ही राजा हूँ, अब हमारा कोई भी राजा नहीं है, हमारा कोई हेड नहीं है, अब जो है हम इंडिपेंडेंट है, हमें आज़ादी चाहिए, अब हम आज़ाद हैं। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने
इंडिपेंडेंस असर्ट कर ली जब देखा गया कि जो राजा है वो वीक होता जा रहा है, वो अच्छे से एम्पायर को संभाल नहीं पा रहा है, ठीक है। Although they continued to recognize the Mughal emperor in Delhi as their master, तो क्या होता था, एक तो वो मानते थे कि दिल्ली में जो है एम्परर है वो हमारा आज भी क्या है, मास्टर है, लेकिन 17th सेंचुरी तक तो वैसा रहा। लेकिन जब जैसे जैसे और डिक्लाइन होते गया मुगल एम्पायर, तो 18th सेंचुरी के एंड तक सारे प्रोविंसेस जो थे, जिन जिनको मनसबदार्स को दिए गए थे, ठीक है, उन मनसबदार्स ने खुद ही इंडिपेंडेंट असर्ट कर ली। अब जो थोड़ी बहुत वो इज्जत करते थे एम्पायर की, वो सारी उन्होंने खुद ही पॉलिटिकल आइडेंटिटीज बना ली अपनी अपनी, और खुद की डायनेस्टीज बना ली, छोटी छोटी डायनेस्टीज बना ली, और मुगल एम्पायर क्या होता गया, डिक्लाइन होता गया, ठीक है। तो ये था मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी, और उसके आफ्टर जो जितने भी लेटर मुगल्स हैं उनकी कहानी, कि धीरे धीरे वो क्या होंगे, बहुत ही कमज़ोर होते जाएंगे, वैसे नहीं रहेंगे जैसे अकबर अपने टाइम में था, जैसा औरंगज़ेब था। जैसे अकबर ने इतने अच्छे अच्छे काम किए, जो हैं बहुत सारे जो हैं धर्म के टैक्स को हटा दिया, उसने सुलह एक कुल का जो है एक फरमान जारी किया कि एक जो है यूनिवर्सल पीस रहेगी, रिलीजन के वो खिलाफ था कि कोई भी रिलीजन जो है अलग अलग नहीं होता है, सब में एक पीस होती है, ठीक है। तो ये सब आपने इस चैप्टर में पढ़ा, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है इस लेक्चर के साथ। So students, it is my request to you, please read the book thoroughly, read the chapter, and if you have any doubt, you can come with your doubts in the doubt session, okay. So thank you very much students.